रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बेटा। क्लास 9th है, फिजिक्स की बुक और न्यू जो आपकी बुक है उस पर हम बात कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 12 है। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बुक में जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। बेसिकली क्वेश्चंस आपने सारे पढ़ लिए हुए हैं, मैंने आपको पढ़ा दिए हुए हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग दे दी हुई है। आज सिर्फ वो बताना है कि जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो कहाँ से आपको मिलेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन वहां पर मौजूद बुक में ना हुआ तो वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये डी पार्ट है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस का। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं बेटे ये। तो इसका पेज नंबर आपने 78, बुक का पेज नंबर है आपके पास इस वक्त 78 आपने ओपन करना है। ठीक है, तो उसके मैं क्वेश्चन साथ साथ आप मेरे देखते जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है 3.1। 3.1 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ये आपको कहां मिलेगा इसका आंसर? ये आपकी बुक का मैं आपको बता देता हूं। बुक का पेज नंबर आपने बेटे खोलना है, मैं भी ओपन कर रहा हूं, आप भी करें। पेज नंबर 53 आपने सीधा आ जाना है जी, पेज नंबर 53 पर। और इस पर टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फोर्स का। ये आपने लिखना है। इसके लिए मैं आगे मेंशन कर देता हूं, कंसेप्ट ऑफ फोर्स। ये है जी 3.1 का आंसर, आपको यहां से मिलेगा। 3.2 पे आ जाएं, डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का मतलब है कि तीनों लॉज के बारे में पूछा गया है। तो आप आ जाएं, बुक के पेज देखें कहां पर आपको मिलेगा। बुक के पेज नंबर जी, पेज नंबर है जी मेरे पास 57। 57 पेज पर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसके आगे आ जाएं, फिर आ जाता है 59 पर सेकंड है, 58 भी इसमें शामिल है, 9 भी, 58 पेज भी है, 59 भी है, 60 पेज पर है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो भाई ये इन चारों पेजेस पर आपको मिलने वाला है इसका आंसर। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं 3.3 की तरफ। 3.3 में क्या पूछा गया है, डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बोर्ड के पेपर्स में काफी दफा पूछा जा चुका है। ये पेज नंबर आप जाएंगे अब 69 पर। ये दो पेजेस पर है, पेज नंबर 69 और 70 पर आपको मोमेंटम एंड इंपल्स वाला टॉपिक है। पेज नंबर 69 और 70 पर आपको ये मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए 3.5 की तरफ। तो भाई 3.4 की तरफ, सॉरी 3.4 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये प्रिंसिपल ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बोर्ड के पेपर्स में काफी बार रिपीट हो चुका है पहले भी। तो पेज नंबर आपका है 72 और 73। ये इन दो पेजेस पर आपको मिलेगा, पेज नंबर 72 73। इसके बाद है 3.5। उसमें देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ टेबल। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी, ये आप पेज नंबर 67 पर आ जाएं, अपनी बुक के पेज नंबर 67 पर। कितना करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इस पर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दो टॉपिक और एक टेबल बना हुआ है, फिगर बनी हुई है टेबल, वो भी आपने साथ बनानी है। और ये दोनों टॉपिक आपने करने हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन तक, यानी टर्मिनल वेलोसिटी इसमें शामिल नहीं है, इसके ऊपर ऊपर तक। तो पेज नंबर 67 पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैं लिख देता हूं। आपने क्या क्या करना है, यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन टॉपिक आपने करना है और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपने दोनों टॉपिक जो हैं वो करने हैं इसके आंसर। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए भाई, 3.6, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ व्हीकल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टायर सरफेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। बेटा इसका आंसर बुक में एज इट इज नहीं है, तो ये आपको मैं लिखवा देता हूं, फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये आपने लिख लेना, अभी मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लें इसको, 3.6 के आंसर को। जी 3.6 है,
आपने पहले हेडिंग देना है टायर सरफेस। टायर सरफेस ये हेडिंग देंगे आप। तो नीचे लिखेंगे टू मूव अ व्हीकल, टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड as well as to stop a moving vehicle, to stop a moving vehicle requires friction, requires friction between its tires, between its tires, between its tires and the road. For example, for example, if the road is if the road is slippery, if the road is slippery or the tires are worn, or the tires are worn out, then the tires instead of the tires instead of rolling rolling slip over the road, slip over the road due to lack of friction, due to lack of friction. If road is dry, if road is dry and tires are not worn out, and tires are not worn out, then vehicle will not slip, then vehicle will not slip and move smoothly, and moves smoothly on the road, and also can be stopped, and also can be stopped and also can be stopped due to friction, due to friction between tire surface and road.
उसके बाद आपने ब्रेकिंग के वाले से भी पूछा गया है, तो ब्रेकिंग का मैं जरा ऊपर से दोबारा से लिखूंगा, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखें, टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, हमें चाहे तो वो गाड़ी मूव करती है रोड पर, या चाहे हमने उसको रोकना है, स्टॉप करना है, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? फ्रिक्शन की। किसके दरमियान? बिटवीन इट्स टायर्स एंड द रोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रोड इज स्लिपरी, अगर रोड स्लिपरी होता है तो या फिर टायर जो है वो वॉर्न आउट यानी फटे हुए होते हैं, तो फिर क्या होता है? देन द टायर इंस्टेड ऑफ रोलिंग, फिर टायर रोल नहीं करते। एक तो अगर टायर फटा हुआ है या रोड स्लिपरी है तो फिर टायर रोल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वो स्लिप ओवर कर जाती है, उसके ऊपर गाड़ी फिसल जाती है। तो स्लिप ओवर द रोड ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन, किस वजह से? क्योंकि फ्रिक्शन कम थी। तो इफ रोड इज ड्राई एंड टायर्स आर नॉट वर्न आउट, अगर रोड ड्राई है और टायर फटे हुए नहीं है, फिर क्या होगा? देन व्हीकल विल नॉट स्लिप, फिर वो स्लिप नहीं होगी, एंड मूव स्मूथली ऑन द रोड, एंड ऑल्सो कैन बी स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर सरफेस एंड रोड। ड्राई होने की शक्ल में वो बिल्कुल स्लिप नहीं होगी, वो स्मूथली मूव करेगी। जब हम उसको स्टॉप करेंगे तो वो प्रॉपरली स्टॉप भी हो जाती है। इसके बाद हमारा जो दूसरी बात है वो है ब्रेकिंग से रिलेटेड। तो मैं यहां से इसको रेस करके लिख देता हूं आपको, ब्रेकिंग के बारे में भी उसका क्या कंसर्न है फ्रिक्शन के साथ। जी, ब्रेकिंग हेडिंग देंगे आप, ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग के लिए आप लिखेंगे व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स, व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स, when we apply the brakes, the brake pad, the brake pad passes with the brake drums, passes with the brake drums. The force of friction, the force of friction between the brake pads, between the brake pads and the brake drums, and the brake drums stops the vehicle, stops the vehicle सॉरी, स्टॉप्स द व्हील्स, व्हील्स लिखें, व्हील्स रुकेंगे तो व्हीकल्स रुकेंगे। स्टॉप द व्हील्स, दिस ब्रेकिंग फोर्स, दिस ब्रेकिंग फोर्स स्टॉप्स द व्हीकल। जी, ये लिखेंगे भाई, ये आपका वो क्वेश्चन था जो आपकी बुक में एज इट इज नहीं दिया हुआ था, ठीक है, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में से, वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया। तो इसका सेकंड पार्ट भी आपको एक्सप्लेन कर रहे तो ब्रेकिंग में क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स, तो क्या होता है? द ब्रेक पैड होते हैं, तो आपने यकीनन देखे होंगे ब्रेक पैड साइकिल के, जो ज्यादा बाजी आपको नजर आते हैं मोटरसाइकिल में भी होते हैं, लेकिन साइकिल की पैड आप ज्यादा प्रॉपर नजर आते हैं। ब्रेक पैड पासिस विद द ब्रेक ड्रम्स, ठीक है, आगे वो ब्रेक ड्रम्स के उसमें से गुजरते हैं। फिर क्या होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड ब्रेक ड्रम, मतलब दोनों ब्रेक पैड और ब्रेक ड्रम क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर वो फ्रिक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे पे मूव होने से एक दूसरे को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। तो बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द ब्रेक ड्रम स्टॉप्स द व्हील्स। अब इसी की वजह से जो व्हील होता है वो फिर स्टॉप करता है। दिस ब्रेकिंग फोर्स स्टॉप्स द व्हीकल, और इसी की वजह से, ब्रेकिंग फोर्स की वजह से व्हीकल स्टॉप हो जाती है। और यहीं पर ही हमारा लेक्चर भी स्टॉप हो जाता है भाई, क्योंकि ये हमारा आज का जो
लास्ट कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था 3.6, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें जो था वो मोस्टली इस लेक्चर में कुछ बहुत ज़्यादा सिखाने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो खुद ब खुद क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेते हैं, लेकिन भाई कुछ मेरे जैसे भी होते हैं बीच में। तो बात यह है कि ये उन लोगों के लिए है जिनको क्वेश्चंस की भी बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती कि ये क्वेश्चन करना कितना है, कहाँ से करना है। कर वो लेते हैं, लेकिन फंसे यही होते हैं कि भाई करना कहाँ से है, मैंने कितना करना है। तो ये मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के निशान लगवा दिए हैं, बता दिए हैं कि भाई कहाँ कहाँ से आप इसको, कितना क्वेश्चन आपने करना है, और अब आप लोगों ने इसको तैयार करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन एज इट इज उसका आंसर बुक में नहीं था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप इसको नोट कर लीजिएगा नोट्स की शक्ल में, और फिर इसको लर्न कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आसान।